नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, किसान कल्याण सरकार की उच्च प्राथमिकता। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.21% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण का मतदान संपन्न। भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला और दिन रात खेले जाने वाला टेस्ट मैच कल से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा। पश्चिम बंगाल में भी आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर थल सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश सरकार को धन्यवाद दिया, जिसने कोरोना की स्थिति के बावजूद बांग्लादेश से स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाएं आतंकवादी गतिविधियों का मिलकर मुकाबला कर रही हैं। जनरल चौहान ने बताया कि चीनी सीमा पर स्थिति अब सामान्य है। हालांकि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश आज के दिन 1971 में पाकिस्तान से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक सार्वभौम राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा था। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के शहीदों के सम्मान में राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से ढाका के सावर राष्ट्रीय स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चेतावनी दी कि सरकार किसी को भी धर्म के नाम पर देश में अराजकता पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विजय दिवस के अवसर पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बांग्लादेश लालन शाह, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और जीवानंद जैसे लोगों का देश है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्लादेश की आजादी के लिए मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध सभी धर्मों के लोगों ने अपना खून बहाया है। उदार धार्मिकता और बहुलता बांग्लादेश की विरासत रहे हैं। प्रधानमंत्री हसीना ने लोगों को आगाह किया कि देश में कुछ तत्व अशांति फैलाने के लिए मुसलमानों को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश फिर से 1971 के पहले की स्थिति में पहुंच जाए। शेख हसीना ने युवकों का आह्वान किया कि वे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना और अपने पुरखों के त्याग को कभी न भूलें। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। 1971 में ढाका में एक ऐतिहासिक संबोधन में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने संबोधन में कहा था, मुक्ति संग्राम 25 তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে, রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি 10 তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর যে পাড়া দিয়ে আজ কৃষিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। জয় বাংলা।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विजय दिवस पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात एक फीचर प्रस्तुत करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी का खारापन दूर करने का संयंत्र, सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क तथा पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने इस संबंध में कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अब फलों का निर्यात करने लगे हैं। इससे देश के किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले 2 दशकों में काफी विकास हुआ है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज कच्छ ने नई टेक्नोलॉजी और नए जमाने की अर्थव्यवस्था बनाने दोनों ही में लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि खावड़ा गांव के पास नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, मांडवी में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के संयंत्र और अंजार में सरहद डेयरी के नए स्वचालित दुग्ध उत्पादन संयंत्र से कच्छ की विकास यात्रा में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इन परियोजनाओं के फायदे जनजातीय लोगों, किसानों, पशुपालकों और क्षेत्र के आम लोगों को मिलेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वो किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बावड़े और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना तथा वी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। न्यायालय ने हाल में बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई की है। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केंद्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को दी गई समय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने बताया है कि सुधारों को लागू करने के बारे में जिन राज्यों की सिफारिशें अगले वर्ष 15 फरवरी तक प्राप्त हो जाएंगी वे संबंधित लाभ के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा सुधारों के लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। ये हैं एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था,
कारोबार सुगमता, शहरी स्थानीय निकाय तथा जन उपयोगी और बिजली क्षेत्र। सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्य 2 प्रकार के लिए लाभ के पात्र हैं। इन राज्यों को प्रत्येक सुधार को पूरा करने के लिए उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.25% के बराबर अतिरिक्त ऋण सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के तहत राज्यों को सभी 4 सुधार करने पर 2,14,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन आवश्यकता के मद्देनजर केंद्र ने इस वर्ष मई में राज्यों की ऋण सीमा उनके सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाने का फैसला किया। 4 सुधारों में से 3 को पूरा करने वाले राज्यों को दूसरा लाभ ये मिलता है कि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत अतिरिक्त राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। अब तक 9 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, किसान कल्याण सरकार की उच्च प्राथमिकता। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.21% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण का मतदान संपन्न। भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला तथा दिन रात खेले जाने वाला टेस्ट मैच कल से एडिलेड ओवल में शुरू। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 94,56,000 से अधिक व्यक्ति इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 26,382 नए मामलों का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 387 मौतों के साथ इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,000 से अधिक है। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस समय 4,919 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 624 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 579 नए मामलों की पुष्टि की गई। अब तक 2,37,996 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 97.44% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.23% अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,23,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 1,65,00,000 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 536 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,79,135 हो गई है। राज्य में कल लगभग 48,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। कल 622 और लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ और ये 96.88% हो गई है। राज्य में अब तक 2,70,450 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि 3 और लोगों की इस वायरस से मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या 1,502 हो गई है। वर्तमान में राज्य में 7,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 5,000 से अधिक रोगियों को घरों में आइसोलेट किया गया है। त्रिपुरा में कोविड-19 के मामलों में कमी आ रही है। सक्रिय मामले कम होकर 282 रह गए हैं।
राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इस वायरस से संक्रमित कुल 33,057 लोगों में से 32,374 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे के दौरान 9 नए मामलों की पुष्टि हुई और 30 लोग ठीक हुए। कल 2 और लोगों की इस वायरस से मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 375 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर 98% हो गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल शाम तक 5,56,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। मिजोरम में भी कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। अब तक 3,894 संक्रमित लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सक्रिय मामले कम होकर 179 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए, जबकि 24 लोग स्वस्थ हुए। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर 96.14% हो गई है। बिहार के लोगों को कोविड का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 20 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। व्यापार शुरू करने के लिए युवाओं को 5 लाख रुपए 1% ब्याज पर दिया जाएगा। अधिकतम 5 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना के 50% हिस्से पर सब्सिडी भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण विवाहित और अविवाहित लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार का प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण पर आधारित है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह उल्लेख करते हुए कि सरकारी अस्पतालों में लगभग 80% कोरोना वायरस रोगियों का निःशुल्क इलाज किया गया है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार का प्रत्येक निर्णय लोक कल्याण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा बैग, परीक्षण किट, सीटी स्कैन और मास्क के लिए प्राइस बैंड तय करने के अलावा कोविड देखभाल के लिए निजी अस्पतालों में 80% बेडों का आरक्षित रखने से संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिली है। इन सभी उपायों के अलावा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जैसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य जांच के महत्व और संक्रमण को रोकने के उपायों पर भी संवेदनशील बनाया गया है। टोपे ने कहा कि इस बीमारी के लिए वैक्सीन को लोगों के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी भी जोरों पर है। उन्होंने कहा कि राज्यों में कोरोना टीकाकरण के लिए व्यवस्था तैयार किया जा रहा है और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार इस अभियान को चलाया जाएगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे। टीकाकरण के बाद लोगों की 30 मिनट तक निगरानी भी अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभावना से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और उनसे प्रत्येक ब्लॉक में इस समस्या से निपटने के लिए कम से कम एक केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है। कोविड का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसके बाद 50 से कम आयु वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का उद्घाटन समारोह अगले महीने की 16 तारीख को गोवा में होगा। उन्होंने CII के बिग पिक्चर शिखर सम्मेलन 2020 के उद्घाटन भाषण में कहा कि ये समारोह अलग अलग तरीकों से होगा। उद्घाटन और समापन समारोह वास्तविक रूप से, जबकि महोत्सव के बाकी कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। What I am feeling is that there is tremendous scope for all kinds of entertainment and information business. So AVGC is a sunrise sector and our experts have been providing back-end support to top filmmakers of the world. It is time that we start doing more of this for our own film industry so that the use of animation and graphics grow manifold in the country.
इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रसारण में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए लोक प्रसारक तथा निजी प्रसारकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री वेम्पटि ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने और भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को हासिल किया जा सकेगा। श्री वेम्पटि ने लोक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। Different aspect of the TRPs, and this were the ratings that Doordarshan achieved through the airing of Ramayana and Mahabharata during the lockdown week, which on national record, but also went on to underline that there is still an audience for wholesome family content, and the public channels continue to be the channels that bring families together. The period also saw a very interesting aspect of what is unique about public broadcasting in India. When schools were closed, the channels of Doordarshan and the stations of All India Radio started carrying educational classes across states. शिखर सम्मेलन का इस वर्ष का विषय है अधिक बड़ी रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार उपभोक्ता अनुभव को नया आकार देना। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री को अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन भारतीय खेलों पर जोर दिया जा रहा है। श्री खरे ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत में भारत की सॉफ्ट पावर के प्रदर्शन की भरपूर क्षमता है। Media and entertainment has tremendous soft power to project India in the 75th year of independence, starting from, say, 2022. If we can use our platform of CII to project India's soft power through media and entertainment, about education technologies, about gaming, that would be another sector which is a growing sector, and all of us can work together. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अलग अलग हैं हम आसमानों में उड़ने वाले, अलग हैं हम ऊंचाइयों से जमीन की सुरक्षा करने वाले, अलग हैं हम क्योंकि हमने चुनी है अलग उड़ान। अलग है भारतीय वायुसेना, हिस्सा बनिए इस अलग लीग का। भारतीय वायुसेना 1 दिसंबर 2020 से भर्तियां शुरू। ऑनलाइन आवेदन के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का 7वें चरण का चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दोपहर 1 बजे तक 47.43% मतदान हुआ। जम्मू डिवीजन में 59.9% और कश्मीर घाटी में 32.41% मतदान की खबर है। जम्मू मंडल के पुंछ में 69.92%, सांबा में 64.9% तथा राजौरी जिले में 61.38% और कश्मीर घाटी के बांदीपोरा में 58.78%, बारामूला में 49.5% तथा कुपवाड़ा में 42.19% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 31 जिला विकास परिषदों में वोट डाले गए। इनमें से 13 कश्मीर मंडल की और 18 जम्मू मंडल की हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट शहरी और ग्रामीण दोनों में बढ़त बनाए हुए हैं। दोपहर 1:30 बजे तक रुझानों के अनुसार एलडीएफ 6 में से 4 नगर निगमों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कोच्चि में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ त्रिशूर और कुन्नूर 2 निगमों में बढ़त बनाए हुए हैं। कोच्चि नगर निगम में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। तिरुवनंतपुरम में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए आगे चल रही है। एलडीएफ दूसरे और यूडीएफ तीसरे स्थान पर है। नगर निगमों में यूडीएफ 45 और एलडीएफ 35 सीटों पर, जबकि एनडीए 2 स्थानों पर आगे चल रही है। 941 ग्राम पंचायतों में 511 पर एलडीएफ आगे चल रही है। उसके बाद यूडीएफ 367 तथा एनडीए 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ब्लॉक पंचायतों में एलडीएफ 115 पर स्पष्ट रूप से आगे है, जबकि यूडीएफ को 34 तथा एनडीए केवल 1 ब्लॉक में सफलता मिली है। 14 जिला पंचायतों में से एलडीएफ 10 पर तथा यूडीएफ 4 पर बढ़त बनाए हुए है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ अपनी हाल ही की टेलीफोन बातचीत का उल्लेख करते हुए कोविड पश्चात के विश्व में भारत ब्रिटेन साझेदारी के महत्व पर जोर दिया।
श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री राव ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बधाई संदेश श्री मोदी को देते हुए ब्रिटेन द्वारा हाल ही में आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साझा मूल्यों और हितों के आधार पर भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर ब्रिटेन की सरकार विशेष ध्यान देती है। श्री राव ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा, जिसमें 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में होने वाले 7 देशों के समूह की बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। निमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया। कल श्री राव ने ये पुष्टि की थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले महीने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। कजाकिस्तान आज स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और कजाकिस्तान के संबंध 2000 वर्षों से अधिक प्राचीन और ऐतिहासिक हैं। दोनों देश एशिया में संवाद और विश्वास का माहौल बनाने संबंधित कॉन्फ्रेंस, CICA, शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र के बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कजाकिस्तान भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक विशेष साक्षात्कार में कजाकिस्तान के राजदूत येरलान अलिम्बायेव ने भारत कजाकिस्तान संबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान के लिए भारत एक प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक और निवेश संबंधी साझेदार है। In recent times, the bond of friendship between the countries have grown even stronger by recent bilateral exchanges, including the 2 last visits of Prime Minister of India, Narendra Modi ji, a bilateral visit in 2015, and the second visit was in 2017 to attend the Shanghai Cooperation Organization summit. So, for Kazakhstan, India is one of the key political, trade, economic and investment partners in the region. विशेष बात यह है कि श्री येरलान अलिम्बायेव हिंदी भाषा, फिल्मों और संगीत से बहुत प्रभावित रहे हैं और उन्होंने इसे कुछ इस तरह व्यक्त किया। गोरों की ना खालों की दुनिया है दिल वालों की। कजाकिस्तान के राजदूत के साक्षात के प्रमुख अंश FM गोल्ड चैनल पर परिक्रमा कार्यक्रम में और अन्य केंद्रों पर शाम 4:30 बजे से सुने जा सकेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दिन रात का ये मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। पहले टेस्ट के बाद कप्तान विराट कोहली पारिवारिक कारणों से भारत वापस आ जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभालेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा हल्की बारिश होने का अनुमान है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। तापमान 17 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में आसमान साफ रहने के आसार हैं। शहर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 18 डिग्री तक रहने की संभावना है। लेह में तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम 3 डिग्री रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 2 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गुवाहाटी में आमतौर पर आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। बेंगलुरु पुलिस ने नशीली दवाएं बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए मूल्य की 5 किलो 600 ग्राम हशीश और 3 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कल अमृतहल्ली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, किसान कल्याण सरकार की उच्च प्राथमिकता।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.21% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 7वें चरण का मतदान संपन्न। भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला और दिन रात खेले जाने वाला टेस्ट मैच कल से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।